बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बायोस्टैटिस्टिक के क्रैश कोर्स के फोर्थ यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हिस्टोग्राम में हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस जिस पे हम अपने डेटा को शो करते हैं और दूसरा वाई एक्सेस जिस पे फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। और जब डेटा हम उस हिस्टोग्राम पे पुट करते हैं और वो रैंडमली सेलेक्ट किया गया हो किसी भी पॉपुलेशन से, तो वो एक बेल शेप कर्व बनाता है जिसको हम नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो इसकी शेप में और इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और वो दो हैं मीन, जो कि हम म्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, और दूसरा है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस स्लाइड में आपको बहुत सारे ऐसे कर्व दिख रहे होंगे जिसमें येलो है, ब्लू है और पिंक कलर का है, और ये डिफरेंट शेप के इसलिए बने हुए हैं कि इसमें हमारे पास जो मीन है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये इसकी शेप पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। चाहे मीन स्टैंडर्ड भी हो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन डिफरेंट हो तो फिर कर्व का शेप डिफरेंट बनेगा और वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देंगे। हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की जहाँ पे बात होती है, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ये है कि एक तो ये यूनी मॉडल होगा, मतलब इसमें मोड एक होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मोड एक होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल होगा, मतलब ये है कि जो मीन है इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पे हमारे पास इक्वल डेटा होगा, या एक दूसरे के ये मिरर इमेज काउंट होंगे। और इसी वजह से ये जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मीन, मीडियन और मोड जब एक ही पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम हाइट पे शो होगा, तो ये एक बेल शेप या जो घंटी होती है उसकी शेप हमें देगी। और इसीलिए इसमें फिर एक कंटिन्यूटी दिखती है, और वो कंटिन्यूटी ये है कि इस एक्स एक्सेस पे जो भी वैल्यू आएगी तो इस वाई एक्सेस पे उसकी कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। हर एक्स एक्सेस के लिए वाई एक्सेस पे कोई वैल्यू है। सो इसीलिए ये एक कंटिन्यूटी भी शो करती है। और एसिम्प्टोटिक का मतलब यह है कि हमारे पास ये जो लाइन है, अगर ये साइड पे लेफ़्ट या साइड पे मूव कर भी रहे होंगे तो ये बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब जाएंगे, लेकिन ये कभी इसको टच नहीं करेंगे, या इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो पे नहीं आएंगे। ये एसिम्प्टोटिक का मतलब हुआ। ये इसकी प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अलावा जो है हमारे पास आमतौर पे जब हम देखते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बेल शेप कर्व होती है, जो कि हमारे पास उसका सेंटर में पीक होता है जो कि एवरेज डेटा दिखाता है या मीन दिखाता है, और ये दोनों साइड पे फिर कम होता जाता है। इस तरह ये कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पे 50% डेटा हमारे पास पड़ा होता है। सिमिलरली जो इसका शेप है ये कंट्रोल की होता है थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो इसकी शेप जो है वो पीक और टॉल बनेगी, मतलब नैरो होगा, ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, और पीक इसका ज़्यादा होगा, टॉल होगा, ठीक है। और तो अगर हमारे पास इसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा तो ये फिर फ्लैट टाइप का या छोड़ा कर्व बनाएगा। सो मीन, मीडियन और मोड जो है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही स्पेस पे फॉल करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मीन इज इक्वल टू मीडियन विच इज इक्वल टू मोड। सो इन ऑल अदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज इज ±3 स्टैंडर्ड डिविएशन। हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास ये एक मीन वैल्यू है, और ये मीन वैल्यू 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इस साइड पे है और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इस साइड पे होती है। तो हम इसको 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 है टूवर्ड द राइट साइड एंड 0 to 1 टूवर्ड द लेफ्ट साइड। या मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 है, या परसेंटेज में अगर हम बोलें तो इसकी 100% है। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इस स्लाइड में, आप देखें कि यहाँ पे मीन है और लेफ़्ट साइड पे प्लस साइन के शो करते हुए फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड, एंड सिमिलरली राइट जो लेफ़्ट साइड है उस पर नेगेटिव साइन के साथ शो किया जाता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन।
सो थ्योरेटिकली हमारे पास एम्पेरिकल रूल हमें ये कहता है कि हमारे पास जो मीन के अराउंड फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मीन के अराउंड जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मतलब ये है जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 68% ऑफ द डेटा। जितना भी 68% डेटा है वो इस राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है इसमें होगा। सो अगर एक साइड की बात करें तो एक साइड पे फिर 34% आएगा। सिमिलरली सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमारे पास 95% डेटा होगा। मतलब ये है कि इस मीन से लेकर अगर हम यहाँ तक काउंट करें या इस मीन से लेकर यहाँ तक काउंट करें तो ये हमारे पास 95% बनाएगा। और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 99%। इट मीन्स कि इस मीन से लेकर इधर तक ये थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, और लेफ़्ट साइड पे मीन से लेकर -3 तक हमारे पास 99% डेटा इस कर्व के अंदर अंदर आएगा। ये हमारे पास एम्पेरिकल रूल कहता है। इस स्लाइड में उसकी वही हमारे पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि चाहे मीन जो भी हो या स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी हो, अगर तो वो डेटा हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे 68%, सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन टू फ्रॉम द मीन राइट एंड लेफ्ट साइड हमारे पास 95%, और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास जो है वो फ्रॉम द मीन ये 99.7% बनाएगा। और इसका मतलब ये है कि तमाम वैल्यूज़ जो है इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर फॉल करेंगे। ये आपको जो डार्क ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये डार्क ब्लू एरिया बुनियादी तौर पे हमारे पास मीन के राइट साइड और मीन के लेफ़्ट साइड पे ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है। फिर ये मीन के राइट साइड पे और मीन के लेफ़्ट साइड पे जो सेकेंड पॉइंट तक दोनों साइड पे एरिया है, ये सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। और फिर जो है इसी मीन के राइट साइड पे यहाँ तक और इसी मीन के लेफ़्ट साइड पे यहाँ तक हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन का एरिया आ रहा है, जो कि 99.7% डेटा को कवर कर रहा होता है अंडर द कर्व। ठीक है। हम यूजुअली मीन को बिल्कुल सेंटर में शो कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मीन बिल्कुल सेंटर में दिखा रहा है। और ये दोनों एरियाज़ यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये सिमेट्रिकल है अराउंड द मीन, मतलब दोनों साइड पे इक्वली डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास जब हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं कि कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे पास हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास, अगर हम तो बात करें वैल्यू x की, इस ग्राफ में आपको जो नज़र आ रहा है ये वैल्यू x, अगर हम बात करें तो ये वैल्यू c जो है और ये वैल्यू d जो है। ठीक है। हम अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू d। क्या ऐसे लिखेंगे? ये आपके लिए हमारे पास जो है वो सोचने का एक पॉइंट है। आप इस पे सोचें और इस पे रिफ्लेक्ट करें और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर एक टेस्ट दिया है स्टूडेंट नर्सेज ने और उनको चाहिए उसमें कि वो कम से कम उसमें 820 मार्क्स लें। आउट ऑफ 2000 हमारे पास जो टेस्ट स्कोर था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और जिसका मीन जो है वो 1000 था एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 200 था। अब हम आपके लिए ये क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर ग्रेटर देन 820। ये आप कैसे मालूम करोगे? ये आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हमें बताएं। एट द एंड हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। हमारे पास जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग के लिए, हम प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए जो पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कोई ख़ास वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, तो हम एरिया अंडर द कर्व जो है वो कैलकुलेट करते हैं उस पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए। और हमें पता है कि ये जो कर्व है ये 0 to 1 इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो दिया गया हो तो हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के होते हुए।
और ये वैल्यूज़ जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन और उस दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की, एक डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब डेटा सेट्स अलग होंगे और उसमें सैम्पल्स अलग होंगे तो फिर डेफिनेटली उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन अलग अलग होगा। सो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारे पास एक कॉमन यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, और वो कॉमन यूनिट हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जितने भी स्कोर्स हैं उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकें। और इसीलिए ये कॉमन यूनिट जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है उसको जी स्कोर कहते हैं, और इसके लिए हम एक टेबल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम जी टेबल कहते हैं। सो हमारे पास जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर तो हम बिल्कुल एक परफेक्ट या आइडियल सिचुएशन देखें तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आइडियल सिचुएशन अगर हम ये कंसिडर कर लें कि जिसके बेस पे ये फार्मूला बना है या जिस के लिए ये फार्मूला अज्यूम किया जाता है, सो वो हमारे पास उसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन उसका 1 है। बाकी x की वैल्यू जो पार्टिकुलर वैल्यू है वो तो कोई भी हो सकती है। सो x इज़ द स्कोर फ्रॉम द ओरिजिनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो असल में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होता है उससे वो पार्टिकुलर वैल्यू जो हमें दी गई होती है वो x है, और जो म्यू है ये बुनियादी तौर पे मीन है फ्रॉम द ओरिजिनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है फ्रॉम द ओरिजिनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अक्सर स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और ये जी स्कोर जो हमारे पास होता है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन उस मीन के अराउंड उस खास पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एक पर्सन है जो कि 70 स्कोर लेता है ऑन अ टेस्ट विद द मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन स्कोर लिया। अब अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें जी स्कोर में और यहाँ पे हम x की वैल्यू 70 लें, तो हमें पता है कि x इज़ 70 और जो हमारे पास म्यू है दैट इज़ 50 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास जी स्कोर 10 आएगा। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जी स्कोर जो है अगर 2 का है तो इट मीन्स कि ये कैलकुलेशन में अगर 2 का है तो इट मीन्स कि जो जी स्कोर है वो ओरिजिनली मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पे है। अब जी डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स वैल्यू होती है उसके लिए नोट होता है, बल्कि इस कैलकुलेशन के बाद हम उसकी टेबुलेटेड वैल्यू भी निकालते हैं। अब हम जी स्कोर को रेफ़र करते हैं टेबल में और देखते हैं कि जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसकी टेबल में क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास जी स्कोर की वैल्यू टेबल में 0.4772 आएगी, और इसी तरीके से अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज आएगी 47.72। सो हमारे पास हमने टेबल में भी देख लिया और यहाँ पे आपको मेंशन भी है टेबल। हम आगे जो है वो इसी यूनिट में दिखाएंगे कि कैसे हम टेबल से सी स्कोर देखते हैं। उसमें एक कॉलम होता है और फिर रोज़ के हिसाब से देखते हैं उसमें। सो वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा अभी। कंपेयरिंग ऑफ एक्स एंड जी यूनिट्स के जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो उसको अगर हम कंपेयर कर लें जी स्कोर के साथ या जी यूनिट्स के साथ, तो सपोज कर लें कि अगर हमारे पास मीन जो है वो 100 है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो भी 100 है, तो अगर या 50 है फॉर एग्जांपल, तो अगर तो हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की हम बात कर लें तो हमारे पास तो वो 150 बनेगा। लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात कर लें कि मीन अगर हमारे पास 100 है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 50 है, तो 2 टाइम अगर 50 को हम 100 के साथ प्लस करते हैं तो वो 200 बन जाएगा। सो इट मीन्स के हमारे पास ये जो 200 है वो करस्पॉन्ड कर रहा है जी स्कोर के 2.0 के साथ, क्योंकि हमारे पास अगर हम उसको 1 के हिसाब से देखें फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन तो वो 150 आएगा, और वो 150 हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के जी स्कोर में एक अलग वैल्यू काउंट होगी, वो 1.5 के हिसाब से आएगा।
आप इसको कैलकुलेट करके अगर देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो जी स्कोर 200 जो है वो एक्स स्कोर वो जी के 2.0 के बराबर आता है। सो ये जो जी स्कोर है एक ऑब्जर्वेशन के लिए, ये बुनियादी तौर पे हमें दिखाता है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कितने स्टैंडर्ड डिविएशन पे मीन की निस्बत दूर पड़ा है, और ये हमें वो डिस्टेंस दिखाता है इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, स्पेसिफिकली इन स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स। सो हमारे पास जब हम एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन रीस्केलिंग करते हैं, सो यूजुअली हम आइडियल सिचुएशन में कहते हैं कि मीन हमारे पास 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 1 के बराबर होती है। और ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई थी जिसमें हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पे जी इसमें साथ इसलिए ऐड है कि ये जी टेबल की बात कर रहा है या जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी परसेंटेजेस जितना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रहा है ये वही हिसाब है इसका। अच्छा जी, इस स्लाइड में अगर आप देखें तो हमारे पास ये टेबल दिख रहा है और इस टेबल में हमारे पास जी स्कोर है। हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक होता है। सो इसीलिए जी टेबल भी जो है वो 0.00 से स्टार्ट होके ये हमारे पास 3.09 तक जाता है। और ये दूसरे स्लाइड पे भी इसका हाफ जो टेबल है वो पड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्कोर आता है, सपोज़ कर लें 1.23, तो हम कैसे इसको जी टेबल में देखेंगे। जी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमारे पास 1.23, तो आप देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो ये 1.2 तो ये आ गया। तो पहले 2 डिजिट्स जो हमारे पास है वो हम इस फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। अब 1.2 तो यहाँ आ गया, अब 3 की बारी है तो 3 हम जो है देखते हैं कि ये वाला है, सही है। सो ये हमारे पास इधर देखेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 0.3907, ये 1.23 के जी कैलकुलेटेड के साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जी टेबुलेटेड वैल्यू इज़ 0.3907 है। सिमिलरली जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने देखा था 2.0 की वैल्यू, तो अब देखें यहाँ पे आपको मैं 2.0 दिखाता हूँ। तो इस पे आते हुए हम देखते हैं कि 2.0 कहाँ है, तो हमें देखते हैं कि 2.0 ये है। अब 2.0 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट था वो मेंशन नहीं था, तो इट मीन्स कि इट वाज 2.00। सो 2 तो ये वाला यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, और ये वाला 0 जो है ये तो ये है यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हम लेते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट 0 है वो ये है। सो इसीलिए हम 2.0 की वैल्यू डायरेक्टली ये वाली वैल्यू लेते हैं, और ये है 0.4772 जो हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ी। इस तरीके से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू देखते हैं। हम जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जी स्कोर में, तो सबसे पहले हम एक बेल शेप कर्व ड्रॉ करते हैं और इस पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़ जो है एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास एरिया प्रोबेबिलिटी का हमने चेक करना होता है तो उसको हम शेड कर लेते हैं और वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। फिर हम जी वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ जी स्कोर। उसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू है तो हम उसकी करस्पॉन्डिंग एरिया के लिए हम जी टेबल को इस्तेमाल करते हैं और जी टेबल से हमारे पास उसकी करस्पॉन्डिंग जी टेबुलेटेड वैल्यू आ जाती है। उस एरिया को हम कैलकुलेट करके फिर उसको जो हमारे पास कर्व होती है उस पर शो करते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन या फाइंडिंग्स को हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें मीन 500 का है और स्टैंडर्ड डिविएशन 100 का है। अब क्वेश्चन ये है कि द स्कोर्स रेंज फ्रॉम 200 टू 800 हमने मालूम करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी कि अगर मीन 500 है तो हमने देखा स्टैंडर्ड डिविएशन 100 का है, तो राइट साइड पे अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिखें तो फर्स्ट स्टैंडर्ड 600 आएगा, सेकंड 700 और थर्ड 800 आएगा। इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे ये एक बार माइनस करते जाएंगे तो 400, 300 एंड 200 का स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। ये आपके पास ऑलरेडी दिखाया गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखें कि आपके पास क्वेश्चन क्या था 200 टू 800, तो आप देखें कि कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे पास। तो 200 से लेकर 800 तक इट मींस 99.7% जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट पे
हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कोर इन बिटवीन 200 to 800 लेंगे। सो एक और एग्जांपल है कि आपका स्कोर 70 है सपोज, तो x की वैल्यू जो है वो 70 नहीं 700 है, तो x की वैल्यू 700 आ गई। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन इट वाज, मीन से कितने फासले पे है। सो हमारे पास व्हाट इज़ द z स्कोर फॉर 700, पहले हम ये देखेंगे। दूसरा ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ सेट स्कोर वाज हायर देन योर्स, अगर आपके स्कोर 700 हैं तो आपसे कितने परसेंट लोगों ने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, एंड व्हाट इज़ द कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी बिलो 700। और कंबाइन करके अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम क्या कह सकते हैं कि 700 से जो है वो कम मार्क्स कितने परसेंट लोगों ने लिए हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास जो है ये हमने जी स्कोर के फार्मूले में पुट कर लिया। इंडिविजुअल स्कोर 700 है, मीन 500 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन 100 का है, तो हमारे पास +2 की वैल्यू आई जो कि हम जी कैलकुलेटेड वैल्यू हमें कहते हैं। तो हम जी कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल में देखते हैं तो हमें पता है कि 2.0 करेस्पॉन्ड कर रहा है 0.4772। सो ये हमारे पास जो है वो एक तो 700 का हमने करेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.4772 मालूम कर ली। अब जो दूसरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट परसेंट ऑफ सेट स्कोर वाज हायर देन योर, आपसे कितने लोगों के ज़्यादा थे, तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 700। सो हम पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे और उसमें 700 से जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम शेड करेंगे अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए। और हमें पता है कि z अगर 700 के लिए z स्कोर 2 आ रहा है और उसको करेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 0.4772 आ रही है जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट से। सो हमें ये भी आइडिया है कि ये चूंकि मीन के राइट साइड पे है तो मीन के राइट साइड पे पूरा जो एक साइड ऑफ द कर्व है वो या राइट साइड ऑफ द कर्व है वो 0.5 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि 0.5 से ये 700 वाली जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये हम माइनस कर लेंगे। तो जो हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हमने परसेंटेज चूँकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है तो हम परसेंटेज के साथ उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2.28% लोग ऐसे हैं जिनका सेट स्कोर जो है वो 700 से ज़्यादा था। ये हमारी इंटरप्रिटेशन होगी। अब दूसरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बिलो 700। तो हमने वही बात की कि एक वो कर्व ड्रॉ कर लिया और उसमें रिक्वायर्ड एरिया जो 700 से कम का था, मतलब लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया आ रहा था तो वो। सो हमें पता था कि 2 का करिस्पॉन्डिंग एरिया जो है वो जी टेबल पे ये है। सो एक तो हमें पता है कि मीन के राइट साइड पे 700 तक लेकर ये एरिया है और मीन के लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है वो 0.5 के बराबर है। तो इन दोनों को फिर हम प्लस कर लेते हैं। सो जब हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास 0.9772 आ गया और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 97.72% ऑफ द सेट स्कोर जो है वो हमारे पास 700 से कम थे। अब एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है जबकि यहाँ हमने जवाब परसेंटेज में दिया है। सो जहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का वर्ड वो दिखे तो आपने सिर्फ यहाँ तक जवाब देना है। आपने लिखना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 700 स्कोर इज़ 0.9772। अगर तो क्वेश्चन में परसेंटेज का वर्ड हो तो फिर आपने 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है कि सपोज हीमोग्लोबिन लेवल जो है एडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन इसका 12.7 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 2.8 है। सो अब ये क्वेश्चन है कि कितने एडल्ट ऐसे हैं जिनका 10 और 13 के दरमियान HB लेवल है। सो हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक जो है वो 10 है और एक 13 है। सो हम क्या करते हैं कि हमने जी कर्व जो है वो ड्रॉ कर लिया और उसमें अपना रिक्वायर्ड एरिया इन बिटवीन द वैल्यू ऑफ 10 एंड 13 जो है वो हमने
शेड कर लिया क्योंकि वो एरिया हमें रिक्वायर्ड है। अब हम z के फार्मूले में अपने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो एक बार जैसे मैंने बताया कि x की वैल्यू 10 है तो हमने 10 वैल्यू पुट कर ली, दूसरी बार x की वैल्यू 13 है तो वो पुट कर ली, और चूंकि हमारे पास मीन 12.7 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 2.8 है तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो 10 के लिए हमारे पास जी कैलकुलेटेड स्कोर -0.96 आया और 13 के लिए हमारे पास जी स्कोर 0.10 आया। इट मीन्स कि ये जो माइनस है ये मीन के लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यू शो कर रही है, और चूंकि यहाँ प्लस साइन है 0.10 में तो हमारे पास ये मीन के राइट साइड पे है। तो हम दोनों की वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि 0.10 के लिए भी मालूम कर लें और 0.96 के लिए भी मालूम कर लें। तो अब टेबल में देखते हैं और टेबल में हमें पता चलता है कि 0.10 के लिए हमारे पास ये वैल्यू आती है और 0.96 के लिए हमारे पास 0.3315 की वैल्यू आती है। अब चूंकि हमने ये, अगर हम ये ले लें जैसे मीन के लेफ़्ट साइड पे ये एरिया है और ये मीन के राइट साइड पे 10 और 13 का एरिया है, तो इन बिटवीन ये जो एरिया है ये हम शेड करेंगे और हमें ये एरिया रिक्वायर्ड है। चूँकि मीन के राइट साइड पे हमने मालूम कर लिया 0.3315 है और मीन के लेफ़्ट साइड पे हमने मालूम कर लिया 0.0398 है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों एरियाज़ को प्लस कर लेते हैं इस जी कैलकुलेटेड स्कोर के लिए, तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वो वैल्यू आती है वो है 0.3713, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हम कहते हैं कि 37.13% एडल्ट ऐसे थे जिनका मीन HB लेवल जो है वो हमारे पास 10 और 13 के दरमियान आ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सिमिलर क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जाए कि कितने प्रोपोर्शन, यानी परसेंटेज, प्रोपोर्शन और परसेंटेज एक ही चीज़ होती है, कितने प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट ऐसे हैं जिनका HB लेवल जो है एटलीस्ट 13 था, मतलब 13 या उससे ज़्यादा, कम से कम 13 था, तो 13 या उससे ज़्यादा। तो हमारे पास x की वैल्यू 13 है, सो हमने इसको फार्मूला में पुट कर लिया तो हमारे पास ये आया 0.10। इसको हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था ये जी स्कोर इसका आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं कि राइट साइड पे चूँकि फॉल कर रहा है और हमें पता है कि कर्व पे जो 13 की वैल्यू है वो एक ख़ास स्पेसिफिक उसमें फॉल कर रही है, तो हम उसको 0.5 से माइनस करेंगे क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मीन है और ये सपोज़ कर लें आपके पास ये 13 वाला पॉइंट है। सो अब हमें जो है एटलीस्ट का बोला है तो ये एरिया हम शेड कर लेते हैं, मतलब ये है कि 13 या उससे ज़्यादा वाला एरिया। सो हमें जो है बुनियादी तौर पे ये वाला जो एरिया है इसको हटाना है इससे। तो हमें पता है कि मीन से लेकर थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन राइट साइड पे 0.5 की वैल्यू आती है, तो हम इस 0.5 से ये वाला एरिया माइनस करेंगे। तो जब ये वाला एरिया माइनस करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 0.4204, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। और प्रोपोर्शन या परसेंटेज के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहते हैं कि 42.04% एडल्ट ऐसे थे जिनका HB लेवल कम से कम 13 था। अब तीसरा क्वेश्चन भी हम ये लास्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेल डॉक्यूमेंटेड डेटा गेस्टेशन टाइम फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास मीन डेज जो है वो 266 है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसमें 16 का आ रहा है। सो हमारे पास सपोज कर लें x वो गेस्टेशन टाइम है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ बेबीज़ हैव गेस्टेशन टाइम ग्रेटर देन 310 डेज, 310 दिन से ज़्यादा गेस्टेशन टाइम किन बच्चों का होता है। सो हमारे पास x जो है वो 310 का आया, तो हमने यहाँ पे फार्मूला में उसको पुट कर लिया। ये जो हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का फार्मूला है, इसमें x की जगह 310 लिख लिया और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़ हमने लिख ली, तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 2.75 आई। इस 2.75 के लिए जब हम जी स्कोर में वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास 0.4970 आता है। और चूँकि हमने ये देखना है कि 310 से ज़्यादा दिन कौन से बेबी का कितने बेबीज़ का जो है वो गेस्टेशन टाइम है। सो सिमिलरली जो मीन के राइट साइड पे फॉल कर रहा है 310 की वैल्यू, सो 310 एंड उससे ज़्यादा का जो एरिया उसको हम शेड करेंगे वो हमें चाहिए। सो इसीलिए फिर हम 0.5 से उसको माइनस करेंगे।
तो हमारे पास 0.003 आएगा। इसको अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि 0.3% जो है वो ऐसे बेबीज़ हैं एक पॉपुलेशन में जिनकी मिनिमम या गेस्टेशन एज जो है वो 310 डेज़ या उससे ज़्यादा होती है। चलें ये एक फोर्थ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है स्टूडेंट नर्सेस के लिए और उन्होंने 820 मार्क्स कम से कम उसमें लेने हैं मैथ्स और इंग्लिश में। अब 2000 जो है वो 2000 उनका इन 2000 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मीन 1019 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 209 का है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैव स्कोर ग्रेटर देन 820। तो 820 जो हमारे पास मीन से लेफ़्ट साइड पे फॉल कर रहा है बुनियादी तौर पे और उससे ज़्यादा। सो हम इसको जो है वो एक कर्व ड्रॉ करके उसमें जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको शेड कर लेते हैं। फिर इसको जब हम अपने फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है -0.95, यानी माइनस साइन शो कर रहा है कि ये मीन के लेफ़्ट साइड पे है। तो हमें इस स्पेसिफिक 820 की जो वैल्यू है इससे ज़्यादा स्कोर चाहिए। तो हमें 0.5 का एरिया तो मीन के राइट साइड का पता है कि वो तो इसमें काउंट है। तो 0.5 है वो एरिया ऑन द लेफ़्ट साइड जो स्कोर है हमारे पास 820 तक, वो उसमें हमने ऐड करना है क्योंकि वो भी उसमें आता है, वो 820 से ज़्यादा का एरिया है। सो इसीलिए इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो जब हम ये जी स्कोर मालूम कर लिया, ये हमारे पास हो गया और राइट साइड का 0.5 हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आया 0.8289 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो 82.8 या इसको राउंड ऑफ कर लें तो 83% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस एप्टीट्यूड टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है। ये हमारी इंटरप्रिटेशन थी और हमारे पास आज का ये लेक्चर था। आई होप आप को इसमें बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम क्रैश कोर्स का जल्दी अपलोड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।